हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स में एंजाइटी यानी बेचैनी की प्रॉब्लम के बारे में। यूजली एंजाइटी यानी बेचैनी की प्रॉब्लम अक्सर हार्ट पेशेंट इग्नोर कर दी जाती है। लोगों को ज़्यादा लगता है कि हम हार्ट की प्रॉब्लम्स पर फोकस करें। डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब यूजलेस है, पैसे का और टाइम का वेस्टेज है और ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के लोग बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। लोगों को लगता है कि इस तरह की दवाइयाँ खाने से आदत पड़ जाती है। तो ये सारे कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम जो है, ये इंपॉर्टेंट इशू जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत बार इग्नोर हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स किन पेशेंट्स को होती है। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी की प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, कितने लोगों में होती है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे डायग्नोज करें, ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे ताकि हार्ट पेशेंट्स में एंजाइटी की प्रॉब्लम को आप अगली बार इग्नोर ना करें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। हर टॉपिक या हर एस्पेक्ट जिस पर हम बात करेंगे उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए टॉपिक को बीच बीच में से मत देखिए। कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होंगे आपके लिए। सबसे पहले तो सरप्राइजिंग आपके लिए फैक्ट ये होगा कि इसका प्रिवलेंस जो लोगों को लगता है कि यह 2-4% लोगों को एंजाइटी होती होगी, ज़्यादा लोगों को थोड़ी होती होगी। और प्रॉपर यहाँ एंजाइटी न्यूरोसिस की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बेचैनी की बात नहीं कर रहे। तो सरप्राइजिंगली इसका प्रेवलेंस लगभग 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में होता है, यानी 33% लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वैसे लोग को एंजाइटी या बेचैनी का प्रॉब्लम होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर किसी व्यक्ति को बड़ा हार्ट अटैक आया है या हार्ट फेलियर में चला गया है तो वैसे लोग को बेचैनी होगी, बीमारी के बारे में बेचैनी होगी। यदि बीमारी की वजह से उनका फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए तो प्रॉब्लम होगी। यदि बीमारी की वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया तो बेचैनी होगी, खाना पीना मुश्किल हो गया तो बेचैनी होगी, या अगर किसी की नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो बेचैनी होगी। फ्यूचर में मल्टीपल ब्लॉकेजेस है और उसके ट्रीटमेंट को लेकर यदि चिंता है तो बेचैनी होगी। किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। कई बार किसी फिजिकल सिम्टम्स की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द, घबराहट, बेचैनी, चलने में धड़कन पड़ना, चक्कर आना, बेहोशी होना, ये सारी चीज़ों को लेकर भी बेचैनी हो सकती है। मृत्यु को लेकर बेचैनी हो सकती है जो कि हार्ट डिजीज में काफ़ी कॉमन है। और इसके अलावा पहले अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जब व्यक्ति को एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। लोगों को लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंजाइटी हो गई तो हो गई, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दवा की ज़रूरत नहीं। स्टडीज़ ने शो किया है कि एंजाइटी वाले पेशेंट्स का मृत्यु दर ज़्यादा होता है, दवाइयों से रिस्पॉन्ड करने का चांस कंपेरेटिवली कम होता है, धड़कन की प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक्स होने का चांस ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स के बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, हार्ट फेलियर का चांस ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उनके दवाइयाँ मिस करने का चांस ज़्यादा हो जाता है और कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस उनका बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। इस तरह के पेशेंट आपकी मेडिकल थेरेपी फॉलो नहीं करते, लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करते, दवाइयाँ नहीं लेते, बहुत ज़्यादा डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, डॉक्टर्स बदलते रहते हैं और बाकी सारे उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बिगड़ते चले जाते हैं। ओवरऑल एंजाइटी जो है सिर्फ उनके हार्ट को अफेक्ट नहीं करती, पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट नहीं करती, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है यदि उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। सिर्फ बेचैन होना या घबरा जाना ये एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी होना चाहिए या फ्यूचर के मामले में घबराहट होना चाहिए, तब उसे एंजाइटी मानेंगे। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन है और कंटिन्यूसली चलना फिरना कर रहा है या एक जगह पर बैठ नहीं पा रहा तो उसे एंग्शियस कह सकते हैं। यदि मसल टेंशन बहुत ज़्यादा है और हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा या खासकर गर्दन में और सर में बहुत ज़्यादा खिंचाव या तनाव हो रहा है तो एंजाइटी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी या लेथार्जीनेस हो रही है बिना किसी और कारण के तो उसे एंजाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं। यदि कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है या माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है बार बार, वो भी एंजाइटी का सिम्टम है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है बिना किसी कारण के और वो हर बात पे लोगों पर गुस्सा करता है, वो एंजाइटी का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो बिना किसी कारण के सो नहीं पा रहा है, तो ये भी एंजाइटी की प्रॉब्लम का पार्ट हो सकता है। ऑब्वियसली यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है, डॉक्टर के सामने बात लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर को अगर ज़रूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट या काउंसलर्स के पास आपको भेजेंगे और वो डिस्कशन करके डायग्नोज कर पाएंगे कि आपके क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं कि नहीं और आपको सिंपल थोड़ी सी एंजाइटी है या एंजाइटी न्यूरोसिस की बीमारी। ये दोनों ही चीज़ों में क्या फ़र्क होता है ये हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा अब बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादातर पेशेंट्स को साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स उनको दी जाती है ताकि वो प्रॉपरली रिलैक्स कर पाए। उनको मेडिसिन दी जाती है जो एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन होती है और खासकर इस तरह के पेशेंट में कई बार नींद का भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी दवाई दी जाती है। रेगुलर उनको एक्सरसाइज कराया जाता है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में भेजा जाता है, मेंटल स्ट्रेस को कम करने की उनको टेक्निक्स दी जाती है, मेडिटेशन वगैरह कराया जाता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है
और इसके अलावा कुछ सपोर्ट ग्रुप्स इस तरह से बना सकते हैं जहाँ पेशेंट अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के साथ बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है और अपना मन शांत कर सकता है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस को कम करने के टिप्स पर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस किए हैं, उसमें सारे एस्पेक्ट्स और थेरेपीज़ पर हमने बात करी है, उनको ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ओवरऑल एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए जहाँ पे आप कार्डियोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, काउंसलर को, सबको मिलकर इस बीमारी को सॉल्व करना चाहिए। यदि बीमारी को सिर्फ साइकेट्रिस्ट देखे या सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट देखे तो उनका ओपिनियन बायस्ड होगा और वो चीज़ों को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो सबको मिल के पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को मिलेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कार्डियक पेशेंट में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम के बारे में। बेसिकली एंग्जाइटी काफ़ी अंडर डायग्नोज प्रॉब्लम है, लगभग 30% पेशेंट्स को एंग्जाइटी होती है। यदि किसी व्यक्ति का लाइफ बदल जाता है या उसको मृत्यु का डर लगता है, बीमारी का डर लगता है, सिम्टम्स का डर लगता है, तो उनको एंग्जाइटी होने का चांस ज़्यादा है। ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है, हार्ट अटैक के चांस, दवाइयाँ मिस करने के चांस, एक्सरसाइज बंद करने का चांस, व्यसन में जाने का चांस, ये सब कुछ बढ़ा देती है। यदि किसी व्यक्ति को अनमैनेजेबल एंग्जाइटी या घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, कमजोरी ज़्यादा हो रही, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा या चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये सारे एंग्जाइटी के फीचर्स हैं। ऐसे पेशेंट को दवाइयाँ दे सकते हैं, साइकोथेरेपी कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलवा सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन करवा सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स करवा सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं। इससे इनको फ़ायदा मिलेगा। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। एंग्जाइटी न्यूरोसिस संबंधित और मेंटल स्ट्रेस को कम करने संबंधित और भी काफ़ी वीडियोज़ हमने किए, उन्हें ज़रूर चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा।